me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about a short story named The Purloined Letter which is written by Edgar Allan Poe. So guys आज इस वीडियो में हम The Purloined Letter जो शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके राइटर हैं एडगर एलन पो. सो हम देख लेते हैं कि हम इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. हम जो ऑथर हैं एडगर एलन पो उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी द परलॉइंड लेटर. इसका भी हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जैसा हम ऑलवेज करते हैं. देन विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स की इस शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे. देन कंप्लीट समरी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनालिसिस एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द थीम. सो गाइज आज इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो गाइज हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर और इसके ऑथर कौन है? एडगर एलन पो. एडगर एलन पो इज एन अमेरिकन ऑथर, एडिटर, पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक. सो गाइज एडगर एलन पो जो है वो एक अमेरिकन ऑथर है, एडिटर है, पोएट है और लिटरेरी क्रिटिक है. एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट. और जो एडगर एलन पो है उन्हें अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट जो था उसका एक पार्ट माना जाता है. एंड ही वॉज बोर्न इन बोस्टन ऑन जनवरी 19, 1809 and he was the second son of English actress Elizabeth Arnold Hopkins Poe and actor David Poe. So guys जो एडगर एलन पो है उनका जन्म 19 जनवरी 1809 को बोस्टन में हुआ और वो एक्ट्रेस एलिजाबेथ और एक्टर डेविड पो के सेकंड बेटे थे. एंड गाइज बिफोर पो वाज ऑफ 3 years बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स डाइड. सो गाइज पो जब 3 साल के भी नहीं हुए थे उससे पहले ही जो एलिजाबेथ एक्ट्रेस थी और डेविड पो थे इन दोनों की डेथ हो जाती है. सो गाइज इट्स मीन बिफोर पो वाज ऑफ 3 years उसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती हैं. एंड ही वॉज रेज्ड इन द होम जॉन एलन, अ प्रॉस्पेरस एक्सपोर्टर फ्रॉम रिचमंड वर्जीनिया. एंड गाइज जो पो है उसे कौन पालता है? ही वॉज रेज्ड इन द होम ऑफ जॉन एलन, अ प्रॉस्पेरस एक्सपोर्टर फ्रॉम रिचमंड वर्जीनिया. जो ये जॉन एलन होता है ये उसको पालता है. ही इज हिज अंकल. एंड Edgar Allan Poe studied at the University of Virginia, but he was forced to leave after less than a year because of inadequate financial support from John Allan. So guys देखो जो एडगर एलन पो हैं उन्होंने अपना बैचलर डिग्री भी कंप्लीट कर ली, मास्टर्स भी कर ली व्हेन ही वॉज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया फॉर हिज फर्दर स्टडीज. उसके बाद जो जॉन एलन थे उन्होंने फाइनेंशियली पो को सपोर्ट करना बंद कर दिया. इट्स मीन जो जॉन एलन थे वो अब पो के लिए उतना पे नहीं कर रहे थे जितना वो इनिशियली कर रहे थे. सो इसी कारण जो एडगर एलन पो थे उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई जो वो इस टाइम पर कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में वो छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. And in 1827, Poe left Boston, enlisted in the army and also published his first poetry collection, Tamerlane and other poems. So guys 1827 में जो एडगर एलन पो है वो बोस्टन के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर वो आर्मी में शामिल होते हैं और इसी टाइम पर उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया जिसका नाम था टेमरलेन एंड अदर पोएम्स. ही मैरिड टू हिज कजन वर्जीनिया इन 1836 एंड शी डाइड इन 1847 फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस. सो गाइज देखो जो एडगर एलन पो है वो बोस्टन चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो शादी करते हैं अपनी कजिन वर्जीनिया से 1836 में. बट जो वर्जीनिया होती है 1847 में उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी. देन ही इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ रोमांटिक अफेयर्स. सो गाइज देखो उसके बाद जो एडगर एलन पो थे वो काफ़ी सारे रोमांटिक अफेयर्स में इंडल्ज होते हैं, काफ़ी सारे अफेयर्स होते हैं उनके. एंड इन सितंबर 1849 ही वॉज अराइव्ड इन बाल्टीमोर. सो देखो सितंबर 1849 में वो बाल्टीमोर जाते हैं एंड डाइड 4 days लेटर. और उसके 4 दिन बाद ही जो एडगर एलन पो है उनकी डेथ हो जाती हैं. एंड गाइज वी आर नॉट अवेयर व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ. हमें नहीं पता एग्जैक्टली उनकी लाइफ के जो ये लास्ट के डेज थे उसमें उनके साथ क्या हुआ. एंड टुडे पो इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. यस गाइज जो एडगर एलन पो है आज उन्हें मॉडर्न लिटरेचर का एक फोरमोस्ट प्रोटैगनिस्ट और फोरमोस्ट ऑथर पोइट के रूप में देखा जाता है. इज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर. So this was the introduction to the author Edgar Allan Poe. Now we'll discuss about the introduction to this short story, The Purloined Letter. So guys, here is the introduction to this short story. So this was a short story and third of his detective stories featuring the fictional C. Auguste Dupin. So guys, The Purloined Letter जो है एडगर एलन पो की थर्ड डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें कि वो C. Auguste Dupin को एज अ डिटेक्टिव
प्लेस करते हैं। मतलब इस स्टोरी में थर्ड टाइम, दिस इज द थर्ड ऑफ हिज स्टोरी, जिसमें कि वो फिक्शनल सी ऑगस्टे ड्यूपिन को दोबारा से प्लेस करते हैं। इसमें सी ऑगस्टे ड्यूपिन जो एक कैरेक्टर होते हैं जो कि उनकी पिछली 2 और डिटेक्टिव स्टोरीज में एज अ कैरेक्टर थे, और यहाँ पर भी वो एज अ कैरेक्टर होते हैं जो कि डिटेक्टिव होते हैं। And first appeared in the literary annual The Gift in 1845, soon reprinted in numerous journals and newspaper. So guys देखो, सबसे पहले द परलॉइन लेटर जो ये शॉर्ट स्टोरी है कहाँ पर पब्लिश हुई, एक लिटरेरी एनुअल है द गिफ्ट, उसमें 1845 में पब्लिश हुई, और उसके बाद इस शॉर्ट स्टोरी को बहुत सारे जर्नल्स और न्यूज़पेपर में भी रीप्रिंट किया गया। एंड द प्लॉट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज वेरी सिंपल। पेरिस पुलिस प्रीफेक्ट अप्रोचेस डिटेक्टिव सी ऑगस्टे ड्यूपिन विद अ पजल। सो गाइस देखो, जो प्लॉट है वो बहुत सिंपल है। जो पेरिस पुलिस के प्रीफेक्ट होते हैं मॉन्सियर जी, वो जाते हैं डिटेक्टिव सी ऑगस्टे ड्यूपिन के पास एक क्वेश्चन लेकर। वो क्वेश्चन क्या होता है वो आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से जब स्टोरी डेवलप होगी तब देखेंगे। अगर यहीं पर बता दूंगी तो सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक डिटेक्टिव स्टोरी है। So story is regarded as an early prototype of detective fiction. Yes guys, ये एक detective fiction है। So guys, Dupin is not a professional detective. In the murders in the Rue Morgue, Dupin takes the case for amusement without financial reward. यहाँ पर guys without आना था, without financial reward, but here in the purloined letter he undertakes the case for financial gain. देखो guys, जो ड्यूपिन है वो इसकी पिछली 2 स्टोरीज में भी, मतलब जो इसकी पिछली 2 डिटेक्टिव स्टोरीज है एडगर एलन पो की, उसमें भी एज अ कैरेक्टर एज अ डिटेक्टिव था, और यहाँ पर थर्ड टाइम ड्यूपिन एज अ डिटेक्टिव आता है इसकी इस स्टोरी में। सो यहाँ पर जो ड्यूपिन है इज नॉट अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव, जबकि जो इसकी प्रीवियस स्टोरी थी द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ज, वहां पर जो ड्यूपिन था वो केस को लेता है फॉर द अम्यूजमेंट विदाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मांगता है उस वाली स्टोरी में, वो सिर्फ अम्यूजमेंट, उसे मजा आता है इस तरीके की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करने में। वहां पर वो कोई भी फाइनेंशियल गेन के लिए काम नहीं करता है। बट यहाँ पर परलॉइन लेटर में जो ड्यूपिन है वो फाइनेंशियल गेन की बात करता है। दिस वॉज अडेप्टेड इन एन एपिसोड ऑफ 1950s टेलीविजन सीरीज सस्पेंस। सो गाइज देखो, इसको 1950s में टेलीविजन सीरीज सस्पेंस के नाम से बनाए गए एपिसोड इसके, एंड इन 1995 इट वॉज अडेप्टेड फॉर एन एपिसोड ऑफ चिल्ड्रंस टेलीविजन प्रोग्राम विशबोन। एपिसोड वॉज कॉल्ड दी पॉलॉइंड लेटर्स। सो गाइज 1995 में इसको बच्चों के लिए एक टेलीविजन प्रोग्राम के रूप में बनाया गया, अडेप्ट किया गया, और जो एपिसोड्स है उनका क्या नाम रखा गया, द पॉलॉइंड लेटर, और जबकि इसका ओरिजिनल नेम है परलॉइंड लेटर, बट वहां पर एपिसोड्स का नाम दिया गया द पॉलॉइंड लेटर इन 1995। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी। नाउ विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। सो गाइज हियर आर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को ध्यान से समझना, बिकॉज अगर कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आ गई तो आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर कैरेक्टर्स में कंफ्यूजन रहेगी तो स्टोरी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज नरेटर। ऑब्वियसली नरेटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नरेटर रिमेन्स अननेम्ड। नरेटर का कोई नेम नहीं है, उसे नरेटर ही कहा गया है। ही रिमेन्स अननेम्ड। नरेट्स इन फर्स्ट पर्सन, गुड फ्रेंड ऑफ जी एंड ड्यूपिन। सो गाइस देखो, जो नरेटर है ही रिमेन्स अननेम्ड थ्रू आउट द स्टोरी, और वो जो स्टोरी है उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन में नरेट करता है। एंड ही इज गुड फ्रेंड ऑफ पार्सियन पुलिस प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी एंड सी ऑगस्टे ड्यूपिन हु इज द डिटेक्टिव। जो पार्सियन पुलिस प्रीफेक्ट होता है जी मॉन्सियर, उसका और ड्यूपिन का ये अच्छा दोस्त होता है नरेटर। Then next character is C. Auguste Dupin, a mature detective, great intellect and innovative style of solving the crime helped the police before also. So guys देखो, जो C. Auguste Dupin है वो एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव है। उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मिस्ट्रीज रिजॉल्व करने का। ग्रेट इंटेलेक्ट एंड इनोवेटिव स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द क्राइम। जो उसका क्राइम सॉल्व करने का तरीका है दैट इज वेरी इनोवेटिव, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और वो जो प्रीफेक्ट है, जो पुलिस है, उसकी पहले भी हेल्प कर चुका है, इसीलिए जो मॉन्सियर जी है वो सी ऑगस्टे ड्यूपिन के पास आता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मॉन्सियर जी, प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस। पार्सियन पुलिस में ये एक प्रीफेक्ट होता है, मतलब एक सिपाही होता है। गिवन द टास्क ऑफ रिकवरिंग द परलॉइंड लेटर ही कंडक्ट्स अ वेरी थॉरो रिसर्च बट फेल। सो गाइस देखो, मॉन्सियर जी एक प्रीफेक्ट है पार्सियन पुलिस का, और उसको जो ये परलॉइंड लेटर होता है, देखो सबसे पहले तो जो स्टोरी है इसका टाइटल समझो, परलॉइंड लेटर। परलॉइंड का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज चोरी हो जाना, है ना। तो एक लेटर है जो कि चोरी हो गया, परलॉइंड हो गया है। सो उस परलॉइंड लेटर को रिकवर करने का काम किसे दिया जाता है, मॉन्सियर जी को। मॉन्सियर जी जो कि प्रीफेक्ट है पार्सियन पुलिस का, उसे टास्क दिया जाता है कि तुम इस परलॉइंड लेटर को रिकवर करो, ढूंढो।
और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, बहुत थोरो रिसर्च करता है, बट ही अनेबल्स टू फाइंड इट, उसे वो नहीं मिलता है। उसकी रिसर्चिंग में कुछ कमियां होती है जो कि सी ऑगस्टे ड्यूपिन डिटेक्ट करता है और वो ढूंढ लेता है उस लेटर को, वो हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिनिस्टर डी। मिनिस्टर डी क्रिमिनल मास्टरमाइंड ऑफ द स्टोरी, cleverly purloined the letter in front of its owner, good knowledge of police work and successful in eluding them. So guys देखो, जो मिनिस्टर डी है वही इस लेटर को परलॉइन करता है। सो हमें पता है कि लेटर चुराया किसने है, और जब वो ये लेटर चुराता है, जिसका लेटर होता है, मतलब लेटर जिससे बिलोंग करता है, उसके सामने ही उस लेटर को चुराता है। इट्स मीन आपका कोई लेटर है और आपके सामने ही कोई उसे परलॉइन कर रहा है, इट्स मीन आपके सामने ही उसे चुरा रहा है। सो मिनिस्टर डी उस लेटर को उसके ओरिजिनल ऑनर के सामने ही परलॉइन करता है, एंड ही इज द क्रिमिनल मास्टरमाइंड ऑफ द स्टोरी। उसे पता है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, उसे पुलिस के काम करने की जानकारी अच्छे से है, इसीलिए वो उस लेटर को ऐसी जगह छुपाता है जहां पर पुलिस उसे ढूंढ ही ना पाए, और वो पुलिस को एल्यूड करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर, अननेम्ड लेडी फ्रॉम द रॉयल फैमिली, राइटफुल ऑनर ऑफ द लेटर। सो गाइज, जो ये रॉयल फैमिली की लेडी होती है उसका नाम यहाँ पर रिवील नहीं किया जाता है, अननेम्ड होती है, वही उस लेटर की ऑनर होती है, उसी का वो लेटर होता है जो कि चोरी हो जाता है। देन अननेम्ड पर्सन फ्रॉम रॉयल फैमिली, एक और पर्सन है रॉयल फैमिली का, द पर्सन फ्रॉम हुम लेडी वॉन्ट्स टू कंसील द लेटर। ये वो पर्सन है जो कि रूम के अंदर आ जाता है और उससे ये अननेम्ड लेडी उस लेटर को छुपाना चाहती है, इसीलिए वो उस लेटर को रख देती है उसके आने से पहले कि वो उसे ना देख पाए, और इतने में मिनिस्टर डी वहां आ जाता है और उस लेटर को चुरा कर ले जाता है। वो लेडी उस टाइम पर कुछ भी इसीलिए नहीं बोल पाती क्योंकि वहां पर वो मैन भी होता है जिससे वो लेडी उस लेटर को छुपाए रखना चाहती थी। सो समझ आ रहा है किस तरीके से लेटर परलॉइंड हुआ। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज पर्सन नेम्ड एस, वो पर्सन जो ये लेटर सेंड करता है। सो गाइज दीज आर दी कैरेक्टर्स, सिर्फ इतने से ही कैरेक्टर्स हैं। सो गाइज नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी। सो देखो ये स्टोरी स्टार्ट किस तरीके से होती है। स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल रूम इन पेरिस वेयर एन अननेम्ड नरेटर ऑल्सो नरेट्स द मर्डर इन द रू मॉर्ज sits quietly with his friend C. Auguste Dupin in his little library just after the dark. So guys देखो ये स्टोरी स्टार्ट किस तरीके से होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है पेरिस में, एक छोटे से कमरे में जो नरेटर है वो बैठा होता है अपने फ्रेंड सी ऑगस्टे ड्यूपिन के साथ, और ये दोनों मतलब लाइब्रेरी है उसके पास में ही एक रूम में बैठे होते हैं। डार्क मतलब इवनिंग का समय है, मतलब पूरी नाइट भी नहीं हुई है, इट इज द इवनिंग टाइम जब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में उस रूम में बैठे हैं। पहले तो ये सोचते हैं कि हम क्या बात करें, आराम से बैठे होते हैं चुपचाप, एंड देन दे डिस्कस कि क्या बातें करते हैं। रेफरेंस टू अर्लियर स्टोरी ड्यूपिन प्रोटैगनिस्ट एंड सॉल्व द मिस्ट्री, ये बात करते हैं पिछली जो इनकी स्टोरी थी द मर्डर इन द रू मॉर्ज, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले आराम से बैठे होते हैं, इनको समझ ही नहीं आता बात क्या करें। देन ये पिछली स्टोरी का रेफरेंस लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे जो ड्यूपिन होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है और वो उस स्टोरी को रिजॉल्व करता है। जो डिटेक्टिव होता है वो ड्यूपिन ही होता है और वो मतलब जो भी मिस्ट्री होती है उसको रिजॉल्व करता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं देन मॉन्सियर जी एंटर्स, प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस। इन दोनों की बातों के कॉन्वर्जेशन के बीच में कौन आता है यहाँ पर, प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी, वो आता है एंड बोथ ऑफ देम वेलकम्ड हिम, ये दोनों ही उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। देन मॉन्सियर जी से ही हैज कम टू कंसल्ट ड्यूपिन। मॉन्सियर जी क्या कहता है, वो ड्यूपिन से कुछ बात करना चाहता है, कुछ कंसल्ट करना चाहता है। एंड देन नरेटर आस्क्स अबाउट द केस, सो उसके बाद नरेटर पूछता है क्या हुआ, क्या केस है। एंड देन मॉन्सियर जी सेज ही इज कंसर्न्ड, मॉन्सियर जी कहता है कि मतलब एक केस है उसके बारे में उसे डर है कि वो नरेटर के सामने डिस्कस करे या ना करे, बिकॉज ये केस थोड़ा प्राइवेट है जिसके बारे में किसी और को नहीं बताया जा सकता, बिकॉज अगर उसने बता दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। एंड देन जो नरेटर होता है और जो ड्यूपिन होते हैं वो उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो आखिर किसे ही बताएंगे। एंड देन ही प्रेजेंट्स द केस, उसके बाद जो ये मॉन्सियर जी होता है प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस, ये एक्सप्लेन करता है उनके सामने पूरा केस। और केस क्या होता है कि अ सर्टेन डॉक्यूमेंट हैज बीन परलॉइंड फ्रॉम द रॉयल अपार्टमेंट्स, कि एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट क्या है, लेटर, एक लेटर है जो कि परलॉइंड हो गया है, चोरी हो गया है फ्रॉम द रॉयल अपार्टमेंट्स। एंड द आइडेंटिटी ऑफ द मैन हु परलॉइंड द लेटर इज नोन, और जिसने ये लेटर चुराया वो भी पता है कि किसने परलॉइंड किया है। लेटर स्टिल एग्जिस्ट इन हिज पोजीशन, हमें पता है कि लेटर किसने चुराया और लेटर अभी भी उसी व्यक्ति की पोजीशन में है, अभी भी लेटर उसी के पास है। ऐसा कौन कहता है उन्हें, मॉन्सियर जी। प्रीफेक्ट बताता है कि मतलब एक लेटर है जो कि चोरी हो गया रॉयल अपार्टमेंट से,
और वो लेटर ऐसा है जो कि थोड़ा सीक्रेट लेटर है, किसी को उसके बारे में नहीं बताना है, और जिसने वो लेटर चोरी किया वो भी पता है कौन है और अब भी लेटर उसी के पास है। तो ड्यूपिन यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है। ड्यूपिन आस्क्स हाउ ही नोज इट इज स्टिल इन द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन जिसने वो परलॉइन किया है। एंड देन प्रीफेक्ट एक्सप्लेन इफ इट डिस्क्लोज्ड देन सबको पता ही लग जाता है। तो प्रीफेक्ट कहता है कि अगर वो व्यक्ति के पास नहीं होता, किसी और के हाथ लग जाता, तो ऑब्वियसली वो अब तक डिस्क्लोज हो जाता। साथ ही साथ जो वो पर्सन है जिसने लेटर परलॉइन किया है वो उस रॉयल लेडी को मतलब ब्लैकमेल भी कर रहा है कि हाँ मुझे प्रमोशन दिलाओ, पॉलिटिकली मतलब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एंड देन प्रीफेक्ट सेज द मैन हु परलॉइंड द लेटर इज मिनिस्टर डी। द वे ही परलॉइंड द लेटर वाज मोर बोल्ड। तो गाइस देखो, उसके बाद जो ड्यूपिन है वो पूछता है कि अच्छा बताओ किसने लेटर परलॉइन किया है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है उस रॉयल लेडी को। एंड देन प्रीफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि जिसने वो लेटर चोरी किया वो कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर डी है, और ड्यूपिन मिनिस्टर डी को जानता है। सो मिनिस्टर डी ने जिस तरीके से वो लेटर परलॉइन किया वो और भी बोल्ड है। यहाँ पर प्रीफेक्ट बताता है कि जो मिनिस्टर डी है वो जाता है और लेटर किस तरीके से चोरी करता है। वो कहता है कि जब वो रॉयल लेडी उस लेटर को पढ़ रही होती है तो उस रूम के अंदर कोई और रॉयल मैन आता है, मतलब जिससे वो लेडी उस लेटर को छुपाए रखना चाहती थी। सो उस मैन के आने पर जो लेडी होती है उस लेटर को अपने टेबल पर इस तरीके से रख देती है कि उसकी नजर ना पड़े। तो उतने में ही उस रूम में आ जाता है मिनिस्टर डी, और मिनिस्टर डी उस रॉयल लेडी के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से समझ जाता है कि इस लेटर में कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास जाता है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करता है और वो सिमिलरली एक लेटर लिखता है और अपने लेटर को रिप्लेस कर देता है। टेबल पर लिखे हुए जो लेटर था, जो टेबल पर लेटर रखा था, उस लेटर से रिप्लेस कर देता है और उस लेटर को वहां से उठाकर परलॉइन कर लेता है। सो वो लेडी उस टाइम पर तो कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उस टाइम पर रूम में वो मैन भी होता है जिससे लेडी उस लेटर की एग्जिस्टेंस को छुपाए रखना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू कंसील द लेटर। सो इसीलिए उस टाइम पर तो वो कुछ बोलती नहीं है, और जो मिनिस्टर डी होता है वो लेटर लेकर वहां से चला जाता है और अपना लेटर वहां पर छोड़ देता है। एंड गाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि वो लेडी थी, बट पुलिस प्रीफेक्ट डज नॉट रिवील द जेंडर ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द लेटर वॉज स्टोलन। जो पुलिस प्रीफेक्ट होता है वो ये रिवील नहीं करता है कि लेटर किसका चोरी हुआ है, मतलब जिसका लेटर चोरी हुआ उसका जेंडर रिवील नहीं करता है कि वो मैन है या वुमन है। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते करते बता दिया है कि वो वुमन है, बट जो प्रीफेक्ट होता है वो ये रिवील नहीं करता है कि वो लेडी है। बट जब वो मेंशन करता है बॉयडर मीन्स अ लेडीज प्राइवेट रूम और बेडरूम, जब वो मेंशन करता है ना बॉयडर, सो इसका मतलब होता है लेडीज प्राइवेट रूम और बेडरूम। इससे जो ड्यूपिन और नरेटर होते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर लेडी की बात हो रही है। इनिशियली प्रीफेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं करता है कि वो लेडी थी, वो सिर्फ ये कहता है कि एक लेटर चोरी हो गया रॉयल अपार्टमेंट से, और जब वो बॉयडर वर्ड का मेंशन करता है तब इन्हें पता लगता है कि वो लेटर एक लेडी का था, अदरवाइज इन्हें पता नहीं होता है पहले। सो व्हेन द लेडी वॉज रीडिंग द लेटर, देखो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन द लेडी वॉज रीडिंग द लेटर अनदर पर्सन एंटर्स फ्रॉम whom she specially wants to conceal the existence of the letter। कि जब वो लेटर पढ़ रही होती है एक और मैन आ जाता है रूम में जिससे कि वो लेटर की एग्जिस्टेंस को छुपाए रखना चाहती है। सो शी वॉन्टेड टू कंसील इट, शी पुट इट डाउन ऑन अ टेबल नेक्स्ट टू हर, वो उसको थोड़ा छुपा कर रख देती हैं। और उसी टाइम पर मिनिस्टर डी एंटर्ड एंड ही अंडरस्टूड द सीक्रेसी ऑफ द लेटर। वो उस लेटर की सीक्रेसी को समझ जाता है कि इस लेटर में कुछ तो ऐसा है जो रॉयल लेडी जो है छुपा कर रखना चाहती है सबसे। सो ही प्रोड्यूसेस हिज ऑन लेटर देन री एंटर्स द रूम, पर्पसली रिट्राइव्ड द लेडीज लेटर इन प्लेस ऑफ हिज ऑन। सो जो मिनिस्टर डी होता है ही इज वेरी क्लेवर। हमने कैरेक्टर स्केच जो मतलब लिस्ट ऑफ कैरेक्टर डिस्कस की उसमें इसकी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना, ही इज वेरी क्लेवर मास्टरमाइंड। वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है मिनिस्टर डी, और वो एक अपना लेटर प्रोड्यूस करता है, लिखता है और दोबारा रूम में आता है और पर्पसली लेडी के लेटर से अपना लेटर रिप्लेस कर देता है। सो उस टाइम पर तो लेडी कुछ बोल नहीं पाती है। सो प्रीफेक्ट एक्सप्लेन्स दैट मिनिस्टर डी पोजेसेस अ ग्रेट डील ऑफ पावर ओवर द लेडी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। और जो मिनिस्टर डी है वो उस लेडी के ऊपर मतलब अब ब्लैकमेल कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है फॉर हिज ऑन पॉलिटिकल बेनिफिट्स, कि हाँ मतलब मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। सो ड्यूपिन आस्क्ड द प्रीफेक्ट वेदर द पुलिस हैव सर्च्ड मिनिस्टर्स रेजिडेंस। सो उसके बाद जो ड्यूपिन होता है वो पूछता है प्रीफेक्ट से कि क्या तुमने मतलब जो मिनिस्टर डी है उसका अच्छे से रेजिडेंस होटल जो उसका घर है वो अच्छे से चेक किया। एंड देन मॉन्सियर जी सेज दैट ही हैड कंडक्ट अ थॉरो रिसर्च ऑफ हिज होटल ऑफ द मिनिस्टर। सो उसके बाद जो मॉन्सियर जी होता है वो बताता है कि उन्होंने थॉरो रिसर्च किया, मतलब ये नहीं कि
ऊपर ऊपर से ढूंढा है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर लिया, मिनिस्टर डी का जो रेजिडेंस है, होटल है, उसको अच्छे से रिसर्च कर लिया है, बट कहीं पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। और जो मॉन्सियर जी होता है वो बताता है कि उन्होंने किस तरीके से रिसर्च किया, कि मतलब कब किया और कैसे किया। वो कहता है कि नाइट टाइम पे जो मिनिस्टर डी है उसका होटल एकदम खाली होता है, कोई भी नहीं होता है, और जो प्रीफेक्ट है उसके पास उसके होटल की मतलब उसके रेजिडेंस की चाबी है, और वहां पर वो जाकर उसको नाइट टाइम में अच्छे से सर्च करता है। उसने पूरे फर्नीचर के जो नीचे के पार्ट्स होते हैं उन्हें खोल खोल कर और अंदर तक पूरा चेक किया है, लाइब्रेरी में चेक किया है, और तो और उसने माइक्रोस्कोप का भी यूज कर करके ढूंढा है, बट उसे कहीं पर भी लेटर का एविडेंस नहीं मिला। सो गाइस, प्रीफेक्ट मेंशंस दैट ही इज रेडी टू सर्च हार्ड बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड, बट इट वॉज नॉट देयर। नरेटर अग्रीज बट ड्यूपिन आस्क हिम टू सर्च अगेन। सो गाइस देखो, प्रीफेक्ट कहता है कि वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, मतलब वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है उस लेटर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस लेटर पर जो रिवॉर्ड है ना वो बहुत हाई है। बट उसे लेटर कहीं मिल ही नहीं रहा है, उस रेजिडेंस पे तो बिल्कुल भी नहीं मिला। और नरेटर भी एग्री करता है कि हाँ, तुमने अगर इतने अच्छे से ढूंढा है, फर्नीचर को, चेयर, टेबल, एक एक चीज को इस तरीके से ढूंढा है, लाइब्रेरी में ढूंढ लिया है, कहीं मिला नहीं है, इट्स मीन वहां पर नहीं होगा। सो ड्यूपिन कहता है कि नहीं, तुम एक बार और रिसर्च करो। तो जो ये प्रीफेक्ट होता है ना, बताता है कि हमने पूरा घर ढूंढ लिया है, और तो और मिनिस्टर डी की बॉडी को भी चेक कर लिया है, उसके पास नहीं है वो लेटर, वहां पर नहीं है। बट जो ड्यूपिन होता है वो उसे फोर्स करता है कि नहीं, तुम एक बार और ढूंढो। सो जो मॉन्सियर जी होता है, आफ्टर 1 month ही विजिट्स टू ड्यूपिन एंड नरेटर। सो मॉन्सियर जी मान जाता है ड्यूपिन की बात, और 1 महीने वो रिसर्च करता है, और उसके बाद वो दोबारा आता है नरेटर के यहीं पर। वहां पर उसे दोबारा से ड्यूपिन और नरेटर एक ही साथ बैठे हुए मिलते हैं, और वो उन्हें बताता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स नरेटर आस्क्स हिम अबाउट द पर्लॉइंड लेटर। जी रिप्लाइज ही टुक ड्यूपिन्स एडवाइस एंड सर्च्ड वंस अगेन। सो गाइस देखो, जब ये मॉन्सियर जी आता है तो ड्यूपिन और नरेटर उसे साथ मिल जाते हैं। सो जो नरेटर होते हैं वो कुछ मिनटों के मतलब आराम से बैठते हैं। उसके बाद नरेटर पूछता है, हाँ भाई, तुम्हें जो पर्लॉइंड लेटर है वो मिला या नहीं मिला। एंड उसके बाद मॉन्सियर जी बोलते हैं, मुझे तो पता था कि लेटर वहां है ही नहीं, बट ड्यूपिन ने मुझे एडवाइस किया कि एक बार और ढूंढ लो, तो मैंने ढूंढा, बट कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पता था वहां नहीं मिलने वाला, और वहां नहीं मिला। एंड एट दिस पॉइंट ड्यूपिन इंटरजेक्ट्स एंड आस्क्स अबाउट द रिवॉर्ड। Prefect does not reveal the amount of the check and says he would not mind giving his personal check for 50,000 francs to the person who would get him the letter. So guys देखो, जब ये मॉन्सियर जी कहता है कि लेटर वहां नहीं मिला, तो इस टाइम पर ड्यूपिन पूछता है कि ठीक है, तुम मुझे रिवॉर्ड बताओ, रिवॉर्ड क्या है उस लेटर पर। सो प्रीफेक्ट एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है ना वो तो रिवील नहीं करता है, बट वो कहता है कि अगर जो भी मुझे ये लेटर ढूंढ कर देगा, आई विल नॉट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसे खुद एक पर्सनल चेक साइन कर दूंगा 50,000 फ्रैंक्स का, जो भी मुझे वो लेटर ढूंढ कर देगा उसे। सो ड्यूपिन आस्क्स हिम टू टेक काउंसिल एंड टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ एबरनथे। जी bewildered by the story says that he is perfectly willing to pay for it. So guys देखो, जब ये मॉन्सियर जी बोलता है कि वो एक 50,000 फ्रैंक्स का चेक साइन कर देगा जो भी उसे लेटर ढूंढ कर देगा, सो ड्यूपिन उसे एक स्टोरी नरेट करके बताता है एबरनथे की, जो कि मतलब ऐसी ही कुछ डील करता है और उसके बाद अपनी बात से मुकर जाता है। सो जी जो है उसे इस स्टोरी पर गुस्सा आता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। सो उसके बाद ड्यूपिन opens his door, produces checkbook and asks prefect to write him a check of 50,000 francs. When he finished signing the check, he would give him a letter he so desires. सो गाइज उसके बाद जो ड्यूपिन है अपनी ड्रॉर खोलता है और उसको चेक बुक निकाल कर देता है और कहता है कि मतलब मुझे एक चेक लिख कर दो 50,000 फ्रैंक्स का। सो जैसे ही मॉन्सियर जी 50,000 फ्रैंक्स का चेक उसे साइन कर देता है, जो ड्यूपिन होता है उसे वो लेटर दे देता है जो कि उसे चाहिए होता है। सो प्रीफेक्ट एकदम से शॉक हो जाता है कि इसे लेटर मिला कहाँ से, बट जो प्रीफेक्ट होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, बिकॉज उसे तो वो लेटर चाहिए था जो उसे मिल जाता है। सो प्रीफेक्ट रिटर्न्स and then Dupin explains to the narrator how he obtained the letter. So guys देखो, जो ये स्टोरी है ना ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है जब जहाँ से स्टार्ट होती है, मॉन्सियर जी प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस आता है और उसको कंसल्ट करता है, फिर वो ढूंढता है लेटर। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पर जो ये ड्यूपिन है ये नरेटर को नरेट करता है कि किस तरीके से इसने ये लेटर ढूंढा। यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। सो ड्यूपिन एक्सप्लेन्स दैट पार्सियन पुलिस इज एबल टू कंडक्ट अ सर्च लाइक दिस ओनली, explained that the letter was not hidden within the scope of the search conducted by the police. So guys ड्यूपिन बताता है कि जिस तरीके से पार्सियन पुलिस काम करती है उस तरीके से उसे कभी वो लेटर मिलने वाला था ही नहीं, बिकॉज पुलिस अपने तरीके से सर्च करती है। और वो बताता है कि लेटर वहां पर था ही नहीं जहां पर पुलिस ने ढूंढा,
पुलिस की मतलब जो रिसर्च है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी. सो ही एक्सप्लेन्स दी ऑड इवन, इफ गेसर इज राइट गेट्स वन टॉयज अदरवाइज लॉस. तो उसके बाद जो ड्यूपिन होता है वो नरेटर को बताता है ऑड इवन के बारे में. जैसे हम चाइल्डहुड में खेलते हैं मार्बल्स के साथ कि हाँ मेरे हाथ में जो मार्बल्स है वो ऑड इन नंबर है या इवन इन नंबर्स हैं. सो जो गेस करने में परफेक्ट होता है ना वही उन्हें अच्छे से गेस कर पाता है. और ड्यूपिन बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था गेस करने में, और जब भी कोई गेस सही करता है तो उसे वन टॉय मिलता है, अदरवाइज वो हार जाता है. सो ड्यूपिन कहता है ही वॉज परफेक्ट इन ऑड इवन गेसर, जो ये गेम होती है इसमें. और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग तो तुम्हारे अंदर ये डिटेक्टिव वाली जो थिंकिंग है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ड्यूपिन क्या कहता है कि प्रीफेक्ट कंडक्टेड हिज रिसर्च ऑन द आइडिया दैट मिनिस्टर इज फूल एज ही इज अ पोइट एंड थिंक्स ऑल फूल्स आर पोइट. और गाइस क्या कहता है यहाँ पर ड्यूपिन कि जो मॉन्सियर जी है मतलब जो प्रीफेक्ट है उसने अपनी रिसर्च को इस आइडिया से किया कि मिनिस्टर जी जो है वो मतलब मूर्ख है, फूल है, पागल है एक तरीके से, मतलब माइंड ही नहीं है उसके अंदर, ही इज फूल बिकॉज पोइट जो है वो फूल होते हैं. और जो मॉन्सियर जी मतलब जो प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस है वो सोचता है ऑल फूल्स आर पोइट, मतलब जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वो पोइट ही होते हैं. सो इस थ्योरी पर वो सर्च करता है कि मिनिस्टर डी में दिमाग नहीं है, उसने लेटर कहीं ऐसी जगह नहीं छुपाया होगा कि मैं ना ढूंढ पाऊं. इस थ्योरी से उसने सर्च किया. बट मिनिस्टर डी इज नॉट फूल एट ऑल. Minister D is intelligent enough not to hide the letter in the apartment exactly where the police first investigate. Yes, Minister D को पता है पुलिस किस तरीके से सर्च करती है. So Minister D ने लेटर को उस जगह पर रखा ही नहीं जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे. उसने ऐसी जगह रखा जहां पर पुलिस का ध्यान भी न जाए. एंड ड्यूपिन सेज दैट, ड्यूपिन बताता है कि उसने किस तरीके से सर्च किया. ड्यूपिन सेज दैट ही विजिट्स टू मिनिस्टर डी अपार्टमेंट आफ्टर अरेंजिंग अ पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स. सो उसके बाद जो ये ड्यूपिन होता है ये बताता है कि मैंने किस तरीके से लेटर ढूंढा. बताता है कि मैं एक दिन मिनिस्टर डी के घर पर गया, मैं ग्रीन कलर के स्पेक्टिकल्स लगाकर गया बिकॉज मुझे उसको ढूंढना था. और अगर मैं उसके घर में जाकर ऐसे ऐसे अपनी आंखें चलाता, इधर उधर देखता तो मिनिस्टर डी को मुझ पर शक होता. सो इसीलिए वो ग्रीन स्पेक्टिकल्स पहनकर जाता है कि अगर वो इधर उधर देखे, मतलब चश्मे लगे में देखेंगे तो उसे पता नहीं लगेगा. So under these spectacles, he surveyed the apartment thoroughly while pretending to be in conversation. So जब मिनिस्टर डी के घर पर ये ड्यूपिन चश्मा लगाकर जाता है तो मिनिस्टर डी बोलता भी है कि तुमने चश्मा क्यों लगाया है. एंड देन ड्यूपिन बोलता है कि उसे आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए उसने लगाया है. मतलब जब ड्यूपिन बात करता है मिनिस्टर डी से वो उसके पूरे अपार्टमेंट को सर्वे कर लेता है आंखों से ही, मतलब वो ढूंढ लेता है, देख लेता है चश्मे में से ही कि हाँ कहाँ पर क्या है. एक तरफ तो वो बात कर रहा है बट उसकी जो आंखें हैं वो लेटर ढूंढने पर है. सो ही नोटिस्ड 5-6 विजिटिंग कार्ड ऑन अ रैक. उसकी निगाह जाती है एक रैक पर जहां पर 5-6 विजिटिंग कार्ड रखे हैं. अमंगस्ट विच ही फाइंड्स अ लेटर. उन्हीं के बीच में उसे क्या दिख जाता है, एक लेटर. It has different exterior than described by the prefect, but Dupin observes that the letter have been folded back on itself. Surely it is the stolen document. सो गाइज देखो उसके बाद जो ये ड्यूपिन है ये देखता है कि जो 5-6 विजिटिंग कार्ड है उनमें एक लेटर है, लेकिन जो ये लेटर है इसका एक्सटीरियर बिल्कुल ही अलग है. जैसा प्रीफेक्ट ने एक्सप्लेन किया था कि हाँ लेटर ऐसा है, उसकी अपीयरेंस ऐसी है, उस अपीयरेंस से ये लेटर बिल्कुल ही डिफरेंट है. बट फिर ड्यूपिन ऑब्जर्व करता है कि जो ये लेटर है इसको खुद फोल्ड किया है. इट्स मीन मिनिस्टर डी ने इसका एक्सटीरियर खुद चेंज किया है और उसे पक्का कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही वो परलॉइन डॉक्यूमेंट है, यही वो स्टॉलन डॉक्यूमेंट है. सो अब ड्यूपिन को पता तो लग गया है वो लेटर है, बट ड्यूपिन उस लेटर को ले कैसे, बिकॉज अगर लेगा तो मिनिस्टर डी को पता लग जाएगा. सो इन ऑर्डर टू कम अगेन ही लिव्स अ स्नफ बॉक्स एंड कम्स अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग, रिज्यूम कॉन्वर्जेशन ऑफ प्रीवियस डे. सो गाइज देखो ड्यूपिन सोचता है कि अब उस लेटर को लिया कैसे जाए, बट अगर वो इस लेटर को अभी लेगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं. सो ड्यूपिन एक प्लान बनाता है. वो अपना स्नफ बॉक्स मतलब टबैको बॉक्स होता है, अपने स्नफ बॉक्स को छोड़ जाता है मिनिस्टर डी के यहीं पर, मिनिस्टर डी के रेजिडेंस पर ही अपने स्नफ बॉक्स को छोड़ जाता है. एक बहाना मिल जाता है उसे अगले दिन आने के लिए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जो ड्यूपिन होता है वो दोबारा मिनिस्टर डी के घर पर जाता है और कहता है मेरा स्नफ बॉक्स यहाँ पर रह गया था. तो मिनिस्टर डी कहता है यहाँ पर तो नहीं है. सो यही बोलते बोलते वो अपनी जो पिछले दिन की कॉन्वर्जेशन थी, मतलब एक दिन पहले की जो कॉन्वर्जेशन थी उसी को रिज्यूम करते हैं. एंड वाइल दे आर टॉकिंग अ लाउड नॉइज ऑफ पिस्टल हर्ड आउटसाइड. और जब ये दोनों बात कर ही रहे थे एक बहुत जोर से आवाज आती है पिस्टल की. तो मिनिस्टर डी जो है वो विंडो पर जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या गया है. इतने में ही जो ड्यूपिन होता है वो रिप्लेस कर देता है लेटर को. सो देखो ड्यूपिन ने यहाँ पर मिनिस्टर डी वाली ही चाल चली है. जिस तरीके से मिनिस्टर डी ने अपना खुद का लेटर लिखकर
रॉयल लेडी के लेटर से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली ड्यूपिन ने एक लेटर लिखा और ओरिजिनल लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया। इतने मिनिस्टर डी विंडो पर जाकर देखता आखिर हुआ क्या है। ड्यूपिन उस लेटर को रिप्लेस कर देता है और जो ओरिजिनल लेटर होता है उसे वहां से उठा लेता है। उसके बाद जो ड्यूपिन होता है वो कहता है देखो ये रहा स्नफ बॉक्स, उसे स्नफ बॉक्स दिखाता है और वहां से आ जाता है। एंड देन नरेटर फाइंड्स इट अननेसेसरी टू रिप्लेस द लेटर। नरेटर कहता है तुम्हें लेटर रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, तुम सीधा वहां से लेटर उठा लाते। ड्यूपिन एक्सप्लेन्स दैट मिनिस्टर डी इज अ डेस्परेट मैन, वो बहुत डेस्परेट हैं, एंड इफ ही हैड नॉट रिप्लेस द ओरिजिनल विद द कॉपी ही वुड नॉट हैव कम अलाइव आउट ऑफ द होटल। सो मिनिस्टर डी बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। और ड्यूपिन कहता है कि अगर वो ओरिजिनल लेटर को एक फेक लेटर से, मतलब अपने लिखे हुए लेटर के साथ रिप्लेस नहीं करता तो मिनिस्टर डी को पता लग जाता। और मिनिस्टर डी इतना ज्यादा क्लेवर है कि वो उसे बाहर ही नहीं आने देता अपने होटल से, अपने सर्वेंट्स को बोलकर ही उसे मरवा देता। इसीलिए ये जरूरी था कि रिप्लेस करना लेटर। एंड गाइज फॉर द 18 years द लेटर वॉज इन द पोजेशन ऑफ मिनिस्टर डी, बट नाउ ही इज अनअवेयर ऑफ दैट एंड ही विल एक्ट द सेम, कमिटिंग टू हिज डाउनफॉल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन। सो गाइज देखो जो ये लेटर है ना 18 महीनों तक, मतलब 1.5 years तक मिनिस्टर डी की पोजीशन में रहा और वो लेडी के साथ बहुत ही मतलब रूडली बिहेव करता और अपनी पावर दिखाता कि हाँ मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट्स चाहिए। और अब उस मिनिस्टर डी को पता ही नहीं है कि वो लेटर तो अब मेरे पास है ही नहीं। वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसा वो पहले कर रहा था, बिकॉज उसे लग रहा है कि लेटर तो उसी के पास है। इस तरीके का बिहेव करेगा अगर वो, ही इज कमिटिंग टू हिज ऑन डाउनफॉल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन। अगर वो ऐसा बिहेव करेगा तो उसका खुद का ही डाउनफॉल होगा और अपनी ही डिस्ट्रक्शन वो करेगा। And Dupin remarks that Minister D once wronged him at Vienna and he pledged not to forget the insult and take the revenge. So guys जो ड्यूपिन होता है वो बताता है कि मिनिस्टर डी ने एक बार मेरे साथ बहुत गलत किया था और उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मैं इस इंसल्ट का रिवेंज बदला जरूर लूंगा। And inside the letter, Dupin describes a French poem translates into English in the way he takes revenge. ड्यूपिन जो लेटर लिखकर उसके घर में छोड़कर आता है, उस लेटर में वो क्या लिखता है, एक फ्रेंच पोएम लिखता है जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, और इन द वे ही टेक्स रिवेंज। इस तरीके से जो ड्यूपिन होता है मिनिस्टर डी से बदला लेता है। तो इस तरीके से जो पर्लॉइन लेटर होता है वो रिकवर होता है विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टिव सी ऑगस्टे ड्यूपिन। सो गाइज दिस वाज द समरी। आई होप आपको समरी अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ऑब्वियसली। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस। सो गाइज हियर इज द एनालिसिस ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। Of all poems of his ratiocination, the Purloined Letter is considered as finest, as there are no Gothic elements, no dead body. So guys देखो जितनी भी एडगर एलन पो की रेशियोसिनेशन वाली पोएम्स हैं या जो स्टोरीज हैं उनमें जो Purloined Letter है इट इज कंसीडर्ड एज फाइनेस्ट। रेशियोसिनेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फाइनेस्ट थिंकिंग, कि आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो कैसा है, फाइनेस्ट रीजनिंग होना, रीजनिंग परफेक्ट होना, that is ratiocination. So Purloined Letter is finest in that, because in Purloined Letter there is no gothic element, कोई भी हॉरर एलिमेंट नहीं होता है लाइक डेड बॉडी और मतलब ब्लड, इस तरीके के एलिमेंट्स नहीं है। स्टोरी illustrates the concept of intuitive intellect at work and solves a problem logically. ये स्टोरी ये इलस्ट्रेट कर रही है कि किस तरीके से कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट अगर आपके काम में है तो आप कोई भी प्रॉब्लम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से इंटेलेक्चुअली सी ऑगस्टे ड्यूपिन ने इस प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व किया। सेवरल डिवाइसेस बोरो फ्रॉम दी मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ज, कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस स्टोरी थी द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ज उससे लिए गए हैं। स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एज आई टोल्ड यू कि जो स्टोरी है 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट इज मॉन्सियर जी विजिट्स टू ड्यूपिन विद अ प्रॉब्लम, और वो पूरी रिसर्च करता है, फिर ड्यूपिन के बोलने के बाद दोबारा रिसर्च करता है, ड्यूपिन उससे चेक साइन कराता है और वो लेटर दे देता है। ये होता है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ड्यूपिन एक्सप्लेन करता है कि उससे वो लेटर कैसे मिला, हाउ ही गेट्स द लेटर, वो अपने लेटर जिस तरीके से उसे मिला उसको एक्सप्लेन करता है इन दिस सेकेंड पार्ट। ही टॉक्स लिटिल, हैज एन एक्यूट साइकोलॉजिकल इंसाइट ऑफ ह्यूमन माइंड। जो ड्यूपिन है वो बोलता कम है बट वो काम ज्यादा करता है, साइकोलॉजिकल बहुत थिंकिंग है, वो सोचता बहुत ज्यादा, काम परफेक्टली करता है, बोलता कम है। एंड गाइस प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी इज कंट्रास्ट टू ड्यूपिन, जो मॉन्सियर जी है वो ड्यूपिन का एकदम उल्टा है, कंट्रास्ट टू ड्यूपिन। ड्यूपिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द केस, व्हाइल प्रीफेक्ट इज होली कंसर्न्ड with the details of the physical and evidences. So guys देखो जो मॉन्सियर जी है वो ड्यूपिन का बिल्कुल ही अपोजिट है। ड्यूपिन जो है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स में बिलीव करता है, उसे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में जानना था।
बट जो प्रीफेक्ट है, जो मॉन्सियर जी है, उसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिटेल्स चाहिए, एविडेंसेस चाहिए कि हाँ क्या क्या है। उसे साइकोलॉजिकल थिंकिंग करना ही नहीं है, उसे सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस चाहिए। इस तरीके से ही पुलिस काम करती है। पुलिस साइकोलॉजिकल काम नहीं करती है, एविडेंसेस और फिजिकल अपीयरेंसेस के बेस पर काम करती है। जी टॉक्स मोर एंड सेज लिटिल व्हाइल ड्यूपिन इज वाइस वर्सा। जो जी है, मॉन्सियर जी जो है वो बहुत बोलता है और काम कम करता है, वाइल ड्यूपिन उसका बिल्कुल ही उल्टा है, बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। ड्यूपिन कंसीडर्स थिंग्स ब्रॉडली वाइल जी इज एक्सट्रीमली नैरो। जो सी ऑगस्टे ड्यूपिन है वो चीजों को ब्रॉडली कंसीडर करते हैं, बड़े पैमाने पर देखते हैं, जबकि जो सी ऑगस्टे ड्यूपिन है वो पुलिस की थिंकिंग से एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड से रिसर्च करते हैं। एंड जी बिलीव्स इन फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वाइल ड्यूपिन बिलीव्स इन मैक्सिमम थॉट्स एंड मिनिमम फिजिकल एक्सर्शन। देखो गाइस, जो मॉन्सियर जी है प्रीफेक्ट, जब वो जाता है मिनिस्टर डी के घर पर तो वो एक एक फर्नीचर को खोल खोल कर देखता है, हर चीज को माइक्रोस्कोप से चेक करता है। मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा ट्रस्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटीज में बिलीव करता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। जबकि जो ड्यूपिन है वो बैठे बैठे ही लेटर को ढूंढ लेता है, मतलब वो थॉट्स में बिलीव करता है और साइकोलॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करता है। मिनिमम फिजिकल एक्सर्शन, मतलब उसे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, साइकोलॉजिकल थिंकिंग में बिलीव है कि अगर हम कोई चीज मिस्ट्री को रिजॉल्व कर रहे हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा अपने माइंड पर फोकस करना होगा, अपने थॉट्स पर फोकस करना होगा। सो गाइस, नरेटर इज द मीडिएटर बिटवीन ड्यूपिन एंड रीडर। सो गाइस देखो, जो नरेटर है वो ड्यूपिन और रीडर के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, बिकॉज नरेटर ही हमें सारी चीजें बता रहा है नरेट करके। एंड डिटरमाइन द साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल इज एन ऑनरेबल ट्रेडिशन इन डिटेक्टिव फिक्शन। यस गाइज, देखो जो क्रिमिनल है उसकी साइकोलॉजी को डिटरमाइन करना, जो क्रिमिनल यहाँ पर कौन है, मिनिस्टर डी, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना इज एन ऑनरेबल ट्रेडिशन इन डिटेक्टिव फिक्शन। अगर कोई डिटेक्टिव फिक्शन है और उसमें जो डिटेक्टिव है क्रिमिनल की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेता है, देन इट इज एन ऑनरेबल ट्रेडिशन इन दैट kind of fiction. The Purloined Letter focuses more on relationship between Paris police and the Dupin, between the ineffectual established order and the Savoy private eye. Yes guys, very very important point. जो Purloined Letter है ये किस चीज पर फोकस करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पेरिस पुलिस एंड ड्यूपिन, कि ड्यूपिन और पेरिस पुलिस के रिसर्च के तरीके में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो भी बताता है। देखो जो पेरिस पुलिस होती है वो एस्टेब्लिश ऑर्डर के तरीके से रिसर्च करती है, अपने एक पर्सपेक्टिव से रिसर्च करती है, कुछ ज्यादा साइकोलॉजिकल नहीं सोचती है। जबकि जो ड्यूपिन होता है वो एक प्राइवेट आई होता है, उसे पता है डिटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, ही इज अ परफेक्ट डिटेक्टिव, मैच्योर डिटेक्टिव। सो ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है एंड इट इज अ रिवेंज एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। जो ड्यूपिन है उसके साथ मॉन्सियर जी एक बार बुरा करता है, उसी का रिवेंज वो लेता है। एंड द assumptions that the case seems simplest may be the most difficult to solve. सो गाइज, जो केसेस हमें अज्यूम होते हैं कि बहुत सिंपल हैं, वही कई बार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने। जैसे कि यहाँ पर जो प्रीफेक्ट है उसे लग रहा था कि ये केस बहुत सिंपल है ना, बट वही उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था सॉल्व करना। सो समटाइम्स आर अजम्पशंस कि ये बहुत सिंपल है, वही काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो पर्लॉइंड लेटर रिवील्स द स्टोरीज एरा। जो पर्लॉइंड लेटर है इस स्टोरी का एरा, जो टाइम है उसके बारे में बताता है। पॉलिटिकल सिस्टम इन फ्रांस, फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम, कि मतलब जो मिनिस्टर डी है वो किस तरीके का आदमी है। देन ड्यूपिन्स कमेंट्स अबाउट पोइट्री, मैथमेटिक्स एंड इन साइंस इन पर्टिकुलर। सो जो ये स्टोरी है ये फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में, ड्यूपिन्स की कमेंट पोइट्री के बारे में, मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में, इन सब चीजों पर भी ये स्टोरी फोकस करती है। So guys, this was the analysis of this short story. Now we'll discuss about the themes and symbols. So here are the themes. The very important in the first theme is ratiocination. Logical reasoning होना बहुत important है, जो कि यहाँ पर किसके पास थी, सी ऑगस्टे ड्यूपिन के पास। वो लॉजिकल रीजनिंग करता है और उसके बाद इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करता है। देन पार, जो मिनिस्टर डी है वो अपनी पार को यहाँ पर लेटर मिलते ही मतलब अपनी पार दिखाने लग जाता है उस रॉयल लेडी के ऊपर। Then next theme is versions of reality. Versions of reality is also important because देखो मिनिस्टर डी जो है वो पहले कुछ और था, बट जैसे ही उसे लेटर मिल जाता है उसकी रियलिटी चेंज हो जाती है। सिमिलरली मॉन्सियर जी जो है वो जिस तरीके से रिसर्च करता है दैट इज कि मतलब पुलिस जो है वो किस तरीके से काम करती है। देन कनिंगनेस एंड क्लेवरनेस, मिनिस्टर डी इज ऑब्वियसली वेरी क्लेवर एंड वेरी कनिंग। किस तरीके से वो चुरा लेता है लेटर उसके ऑनर के सामने ही, और फिर 1.5 आवर तक अपनी पोजीशन में रखकर उस लेडी को ब्लैकमेल भी करता है। सो ही इज वेरी कनिंग।
देन यूजेस ऑफ लॉजिक, ऑब्वियसली यहाँ पर कौन यूज करता है, सी ऑगस्टे ड्यूपिन। इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए इस लेटर को दोबारा से ढूंढकर जब लाते हैं, सो ड्यूपिन यूजेस लॉजिक। देन सिंबल्स, फर्स्ट सिंबल इज डार्कनेस। सो गाइस जब ये तीनों नरेटर, ड्यूपिन एंड प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस, जब ये तीनों आपस में बात करते हैं तो वो इवनिंग टाइम होता है, डार्क होता है, और ये लाइट भी ऑन नहीं करते हैं। सो डार्कनेस इज अ सिंबल। देन स्पेक्टिकल्स, उन स्पेक्टिकल्स के नीचे नीचे ही जो ड्यूपिन होता है वो सारी रिसर्च कर लेता है। सो स्पेक्टिकल इज ऑल्सो अ सिंबल, जिसके अंडर वो अपने साइकोलॉजिकल माइंड को और लॉजिक को यूज करता है। सो गाइज दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी द पर्लॉइंड लेटर। और अगर आप लोगों को इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड या किसी और पोएम, स्टोरी या किसी भी नॉवल से रिलेटेड कोई डाउट है, या आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टोरी या नॉवल के बारे में डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ईदर ऑन माई फेसबुक पेज, एंड नाउ यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। सो आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द 3 इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू।